सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग वितान का चौथा अध्याय डायरी के पन्ने पढ़ेंगे, जिसको एन फ्रैंक ने लिखा है। एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी। उनकी ये जो डायरी है, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई और दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली डायरियों में से एक बनी। एन फ्रैंक के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं और इस डायरी के बारे में। एन फ्रैंक की ये जो डायरी है, ये इतिहास का जो सबसे आंतक भरा दर्दनाक जो दौर था, उसके अनुभवों को बयान करती है। यहाँ हमें उस भयानक दौर को देखने का मौका मिलता है, एक इतिहासकार की नज़र से नहीं, एक भोक्ता की नज़र से, जिसने खुद उस डर, उस पीड़ा, उस यंत्रणा, उस यातना को झेला हो। और उनकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, और अपने उम्र के अपने जो किशोरावस्था की उनकी जो उम्र थी एन फ्रैंक, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। एन फ्रैंक 12-13 साल की एक लड़की थी, जिसके पिता ने उसको उसके जन्मदिन पर एक डायरी गिफ्ट दी थी, और एन ने उसी डायरी में ही अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए। ये वो समय था जब हिटलर की नाज़ी पार्टी जीत गई, जर्मनी पर हिटलर का शासन हो गया। हिटलर एक तानाशाह शासक था। उसने यहूदियों को पूरी तरह से देश से समाप्त करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर दी। उसने उन्हें अनडिज़ायरेबल कहा, यानी जिनकी समाज को कोई आवश्यकता नहीं है। उसको ये लगता था कि यहूदी लोगों के साथ दुर्व्यवहार करके और उनको समाप्त किया जाना चाहिए, और जो बाकी जो शुद्ध जर्मन, जिन्हें वो कहता था, शुद्ध जर्मनों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, जिससे कि देश का वातावरण शुद्ध और सात्विक हो सके। यहाँ पर एन फ्रैंक ने एक यहूदी होते हुए उसके जीवन में आए हुए संकटों, डर, यंत्रणा के क्षणों को बहुत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। एन फ्रैंक ने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को बताया, और औरतों पर किस तरह से अत्याचार होते हैं या औरतों के मानवाधिकारों का समाज में कैसे उल्लंघन होता है, उस विषय पर भी अपने विचार लिखे। ऐसा माना जाता है कि एन ने अज्ञातवास में रहते हुए ये डायरी लिखी। इसका जिक्र एन ने बार बार अपनी डायरी में भी किया है कि वो एनेक्सी में रहकर अपने ये सारे अनुभव साझा कर रही है, और उसके पश्चात 2 साल तक वो छिपकर अज्ञातवास में रहे। उसके बाद उनको पकड़ लिया गया। और आपने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा होगा बच्चों कि हिटलर ने यहूदियों के लिए यातना शिविर बनाए थे, जहाँ पर उनको पकड़कर ले जाया जाता था और उनको गंभीर यातनाएं दी जाती थी। इसके साथ साथ गैस चैम्बर भी बनाए गए थे, और वहाँ पर इन्हें समाप्त कर दिया जाता था। अपने जीवन के 2 वर्ष वो उस अज्ञातवास में रही, जिस दौरान वो ये डायरी भी लिखती रही। और बाद में इनके परिवार के सभी 4 सदस्य, यानी एन फ्रैंक, इनकी बहन मार्गरेट, इनके पिता मिस्टर ऑटो फ्रैंक और इनकी माँ, ये चारों पकड़े गए और ये यातना शिविरों में इनको भेज दिया गया। वहाँ से सिर्फ इसके पिता ही किसी तरह से वापस आ सके, बाकी ये तीनों ही यातना शिविरों में मारे गए। और उसके बाद जब इसके पिता वापस अपने उस एनेक्सी में आए, तो एनेक्सी में उन्हें अपनी बेटी की ये डायरी मिली, और अपने दोस्त के आग्रह करने पर उन्होंने इस डायरी को छपवाया। एन ने अपनी ये डायरी किट्टी नाम की गुड़िया को संबोधित करते हुए लिखी है, और ये डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीता जागता ऐतिहासिक दस्तावेज है। तो आइए हम इस डायरी को शुरू करते हैं। ये डायरी शुरू होती है बुधवार 8 जुलाई 1942 से। एन अपनी डायरी में लिखना शुरू करती है कि उनका परिवार किस तरह से रह रहा है। वो कहती हैं कि ऐसा लगता है कि रविवार के बाद बरसों बीत गए, ऐसा लगता है दुनिया उलट पुलट हो गई है। वो कहती है, लेकिन तुम देख रही हो किट्टी, मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन ये मत पूछो कि कहाँ और कैसे। फिर वो उसके बाद बताती है कि मैं अलसाई हुई धूप में बैठी कुछ पढ़ रही थी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गरेट नज़र आई। वो कह रही थी कि एएसएस से पापा को बुलाया गया है।
माँ मिस्टर वानदान को देखने गई थी। मिस्टर वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। मैं हैरान रह गई। एन कहती है कि मैं जानती थी कि उस बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम पापा को इस तरह जाने नहीं दे सकते थे। और फिर वो कहती है कि फिर हम लोगों ने ये आपस में निश्चित किया कि हम किसी छुपने की जगह पर चले जाते हैं, जैसा कि उस समय पर बहुत सारे यहूदी परिवार कर रहे थे, और वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। फिर वो कहती है कि हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। उसके बाद पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए। उसके पश्चात वो कहती है कि हम लोगों ने पैकिंग करना शुरू किया। हम अज्ञातवास में जाने वाले हैं, ये जब मुझे पता चला तो मैं ये सोचने लग गई कि हम कहाँ जाकर छुपेंगे। शहर में, किसी के घर में, किसी परछत्ती पर, पता नहीं कहाँ कैसे कैसे छुपेंगे। बहुत सारे सवाल थे। फिर वो कहती है हमने पैकिंग करना शुरू किया। एक थैले में अपनी चीज़ें भरनी शुरू की। मैंने अपने कर्नल, रुमाल, स्कूली किताबें, कंघी, पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। वो कहती हैं कि मेरे लिए देखिए ये जो महत्वपूर्ण बात है, एन कह रही है कि स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। यानी वो अपनी यादों से जुड़ी हुई हर एक चीज़ अपने साथ ले जाना चाहती है, भले ही उसकी पोशाकें यहाँ रह जाएं। बच्चों, जब ये यहूदी लोग थे, इनको हिटलर के द्वारा या उस समय के प्रशासन के द्वारा येलो बैच दिया गया था, पीला सितारा। इनको ये हमेशा अपने बैच इनको लगा के रखना होता था, जिससे दूर से ही इनकी पहचान हो सके कि ये यहूदी हैं। इसके साथ साथ ये किसी भी सार्वजनिक सवारी का उपयोग नहीं कर सकते थे। इनको जहाँ जाना है पैदल ही जाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये साइकिल पर जा सकते थे। इसके बाद फिर वो कहती है मिस्टर वानदान चले गए ताकि वो मीएप को ला सके। मीएप आई और वादा किया कि वो रात को एक बार फिर आएंगी, और वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियर और स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर आई। क्योंकि देखिए अब ये इन चीज़ों की इनको ज़रूरत पड़ने वाली है। ये अज्ञातवास में जाएंगे, वहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते, तो इनको वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो एक घर में रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब जब एन अज्ञातवास में जा रही है तो उसमें इनका फ्रैंक परिवार है, जिसमें ये 4 सदस्य हैं। उसके बाद वान दंपति है, मिस्टर वानदान, मिसेस वानदान और उनका 16 साल का लड़का पीटर, और इसके साथ साथ एक मिस्टर डसेल नाम के व्यक्ति भी इनके साथ रहते हैं। तो ये इसके बारे में बताती है और ये कहती है कि हम लोग मौसम ख़राब चल रहा था, पर अब रात का समय भी हो गया था, लेकिन अभी हम लोग के खाना खाने की इच्छा ख़त्म हो गई थी। क्योंकि जिसको एकदम से अपना सब घर गृहस्थी छोड़कर ऐसे भागकर छुपना पड़े, उसको खाना खाने की इच्छा कैसे होगी। फिर उसके बाद वो कहती है मीएप के बारे में बता रही है कि 1933 से मीएप जो है पापा की कंपनी में काम कर रही है। पापा के करीबी दोस्तों में से एक है। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त हैं। फिर वो बताती है कि हम लोग सुबह 5:30 बजे जब मुझे मार्गरेट ने उठाया तब मेरी नींद खुली, और किस्मत से ये उतनी गर्मी वाला दिन नहीं था। फिर हम लोग दोनों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए, मतलब एक के ऊपर एक कपड़े पहनते रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान ही कैसे उठा के चलेंगे, तो कपड़े लाते रहे। और ये भी नहीं चाहते कि किसी को शक हो जाए। अगर ये सूटकेस वगैरह लेकर जाएंगे तो सब लोग को पता चल जाएगा कि ये घर छोड़कर कहीं छुपने जा रहे हैं। तो वो यही कह रही है कि हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो उन्होंने ऊपर से ऊपर बहुत सारे कपड़े डाल लिए। वो कहती है कि घर से निकलने से पहले ही मुझे लग रहा था कि मेरा दम घुट रहा है, और मैं चाहती थी कि कोई मुझसे पूछे कि एन तुम्हें कैसा लग रहा है, पर अभी किसी को परवाह नहीं थी। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि हम लोग मीएप की निगरानी में हम लोग वहाँ से, मैं और मार्गरेट चले गए, और फिर वो यहाँ पर डायरी ख़त्म हो जाती है। अगली जो डायरी है वो है 9 जुलाई 1942। फिर वो बताती है कि आखिर हम लोग अपने घर से निकल गए हैं। मम्मी, पापा, मैं तेज़ बरसात में भीगते हुए आए। हमारे कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे जो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों से भरे हुए थे। और वो कहती है कि सुबह सुबह पर काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। मतलब उन लोगों को दया तो आती थी यहूदियों पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। बस हिटलर के तानाशाह कानून ही ऐसे थे।
उसके बाद वो कह रही है कि वो उनकी आंखों में हमारे लिए अफसोस था कि वो हमारे लिए किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे सीने पे चमकता हुआ पीला सितारा येलो बैज खुद ही बता रहा है कि हम यहूदी हैं और हमें इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है। फिर उसके बाद माँ बताती है उनको कि जो बुलावा आया था वो पापा के लिए नहीं बल्कि खुद मार्गरेट के लिए था। और फिर वो ये भी बताती हैं कि अब हम लोग जो पापा की ऑफ़िस, इसके पापा गरम मसाले का काम करते थे तो उनका ऑफ़िस था, गोदाम था, तो माँ बताती है कि हम लोग वहीं पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर ही हम अपना अज्ञातवास का समय काटने वाले हैं। फिर उसके बाद एन कहती हैं अपने उस इमारत के बारे में थोड़ा सा बताती हैं कि ये गोदाम बना हुआ है और उसके अलग अलग हिस्सों के बारे में बताती है कि कहाँ पिसाई होती है, कहाँ पर इलायची, लौंग, मिर्च रखे जाते हैं, कहाँ उनको पीसा जाता है। ये एक चित्र भी दिया गया है उस एनेक्सी का। उसके बाद फिर वो उस बिल्डिंग के बारे में पूरा अच्छे से विस्तार से समझाती है कि कहाँ पर उनकी तिजोरी है, कहाँ कपड़ों की अलमारी है, मिस्टर वानदान कहाँ काम करेंगे, मिस्टर कुगलर कहाँ बैठकर काम करते थे और इसके पापा कहाँ बैठते थे। फिर वो बताती हैं कि अब ये जो पिछवाड़े की तरफ, फिर वो कह रही हैं कि सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाज़ा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। फिर वो बताती हैं कि सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही हैं, बाईं तरफ एक तंग गलियारा है और वो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। ये कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करेगा। फिर आगे एक छोटा कमरा है जो कि एन फ्रैंक और मार्गरेट फ्रैंक का रहेगा, जहाँ पर ये इनका बेडरूम भी है, स्टडी रूम भी है। फिर सीढ़ियों के दाईं तरफ गुसल खाना है और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन है और एक तरफ टॉयलेट है। फिर वो कहती हैं कि ऊपर चढ़कर एक बहुत बड़ा कमरा सा है जो खुला खुला और हवादार है। इसमें एक गैस का चूल्हा और एक सिंक है। ये मिस्टर और मिसेस वानदान का बेडरूम होगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वानदान के लिए भी है जो उसका बेडरूम बनेगा। फिर उसके बाद कहती हैं कि मैंने अपने इस नए गरीब खाने यानी इस नए घर की मैंने तुम्हें पूरी तरह से सैर करवा दी है। अगला दिन फिर ये लिखती हैं शुक्रवार 10 जुलाई 1942। वो कहती हैं कि मैंने घर को बहुत डिटेल से तुम्हें बता दिया है। फिर वो अपने आगे के बारे में बताती है कि हम लोग जब यहाँ पर आ गए थे तो उस दिन हमारे कमरे में सारा सामान ही सामान बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था तिल रखने की भी जगह नहीं है। पिछले महीनों, क्योंकि बहुत दिनों से इसके पिता और इसके माँ सब लोग तैयारी कर रहे थे। हालांकि एन फ्रैंक और मार्गरेट फ्रैंक को इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन अंदर ही अंदर अज्ञातवास की तैयारियाँ चल रही थी और अचानक लेटर आने की वजह से इनको 10 दिन पहले ही आना पड़ा। तो कुछ सामान पहले धीरे धीरे आ गया था एनेक्सी में। तो वो कहती हैं कि बहुत सारा सामान जो पहले लाया गया था उसके कार्डबोर्ड पड़े थे, बॉक्स पड़े थे, चारों तरफ फर्श पर बिस्तरे फैले हुए पड़े थे और ऐसा लग रहा था कि फर्श से लेके छत तक कपड़े ही कपड़े बिखरे हुए हैं। तो फिर वो कहती हैं कि मैंने और पापा ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। वो कहती है माँ और मार्गरेट तो बहुत थके हुए थे, उनको तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। तो हम लोग, मैं और पापा, तुरंत पैकिंग खोलते गए, अलमारियों में सारा सामान करीने से रखते रहे और कीले ठोकने, यानी जो एक नए घर में आकर सब काम करने होते हैं वो सारे काम करते रहे। वो कहती है हमने पूरे दिन में गर्म खाना भी नहीं खाया, जैसा मिला वैसे खाते रहे। तो फिर वो बता रही हैं कि मैंने रसोई का फ़र्श रगड़ रगड़ के साफ़ किया और इस तरह से मैं अब आराम से बैठी हूँ और सोच रही हूँ कि अचानक मेरी ज़िंदगी में ये कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। फिर वो कहती हैं कि अब मुझे पहली बार थोड़ी फुर्सत मिली है कि मैं तुम्हें बताऊँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और अब क्या होने जा रहा है। उसके बाद अगली जो डायरी का पेज है वो 28 नवंबर 1942 का है। वो लिख रही हैं कि आजकल हमने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, राशन पर भी ज़्यादा खर्चा कर दिया है, अब हमें बचत करनी पड़ेगी। शायद अगर हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे तो शायद 15 दिन के लिए हमारी बिजली ख़त्म हो जाएगी। फिर वो कहती हैं कि शाम के 4 साढ़े 4 बजे ही यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। फिर हम लोग उल जलूल हरकतें करते रहते हैं जैसे कि किशोरावस्था के बच्चे करते हैं, जो
वो कहती है कि क्योंकि अंधेरा हो जाता है और बिजली इस्तेमाल नहीं करनी, तो फिर हम लोग एक दूसरे से पहेलियाँ पूछते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, हंसी खेल करते हैं, अंग्रेज़ी बोलते रहते हैं, फ्रेंच बोलते रहते हैं, किताबों की समीक्षा करते रहते हैं। वो कहती है कि मैंने अब एक नया तरीका सोच लिया है वक्त गुजारने का, और वो है दूरबीन लगा के लोगों के घरों के अंदर झांकना। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक एनेक्सी में बंद है, बाहर की दुनिया वो देख नहीं सकते, कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो एक मनोरंजन के लिए उन्होंने ये तरीका अपना लिया। फिर वो मिस्टर डसेल के बारे में बात करती हैं कि वो तो मिस्टर डसेल जो हैं वो ऐसा लगता है बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर, और लंबे लंबे भाषण देते रहते हैं जिसको सुनकर मुझे नींद आने लगती है। लेकिन वो कह रही हैं कि ये अकेली मैं ही हूँ जिसको ये सुख मिला हुआ है, मतलब व्यंग्य में ये बात कह रही हैं कि मैं महाराज डसेल के साथ ये लंबा संकरा कमरा शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा तुनक मिजाज अक्खड़ समझा जाता है, मुझे घमंडी माना जाता है सबसे ज़्यादा, तो इसलिए मुझे उनके लंबे लंबे भाषण सुनने पड़ते हैं। वो कहती है खैर मिस्टर डसेल जो है वो बहुत बड़े चुगलखोर भी हैं, मम्मी को मैं कुछ बोल देती तो मम्मी को जाकर मेरी शिकायत करते हैं, और फिर मम्मी मुझे डांटती हैं, और मम्मी तो बिल्कुल लिहाज भी नहीं करती हैं, और मुझे बहुत सुनना पड़ता है मम्मी से। फिर वो कहती हैं कि सचमुच मीन में एक निकालने वाले परिवार में अगर आप केंद्र में हों तो सारा दिन आपको हर तरफ से बस दुत्कारा ही जाए, फटकारा ही जाए, ये सब आसान काम नहीं होता। देखिए ये सब किशोरावस्था की समस्याएं हैं एन जो लिख रही है, क्योंकि ये एक ऐसा दौर होता है बच्चे की ज़िंदगी में जब उसको कभी तो कहा जाता है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें बड़े की बातों में नहीं बोलना चाहिए, तो कभी ये बोला जाता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार बनो। तो वो बच्चा समझ नहीं पाता कि किस बात में उसको बोलना चाहिए, किस बात में नहीं बोलना चाहिए, और उसको बहुत भाषण भी दिए जाते हैं क्योंकि बच्चा अपने मन से अपने तरीके से सोचता है, और जो आसपास के समाज के लोग हैं या जो माँ बाप हैं वो सोचते हैं कि बच्चा उनके हिसाब से काम करे। फिर वो कहती हैं कि रात को जब मैं बिस्तर पर लेटती हूँ तो मैं यही सोचती रहती हूँ कि मुझे कितनी मेरी खामियां बताई जाती हैं, तो मैं इन बातों पे या तो हंस सकती हूँ या तो रो सकती हूँ। फिर वो कहती हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ या जो मैं उससे अलग होना चाहती हूँ या मैं अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ जो मैं आज हूँ। फिर वो खुद ही कह रही हैं कि मैंने कितना तुम्हें उलझा दिया है ना, तुम मेरी बातों को शायद समझ नहीं पा रही हो, लेकिन अब मैं काटूंगी नहीं, जो मैंने लिख दिया उसको ऐसे ही लिखा रहने दूंगी। फिर उसके बाद हमें अगला पेज मिलता है 19 मार्च 1943। वो कहती हैं अभी 1 घंटा भी नहीं बीता, हमारी खुशी निराशा में बदल गई है, टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो एन है वो अपनी किशोरावस्था की बात करते करते द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है। एन की डायरी की यही खास बात है। हालांकि वो 13-14 साल की एक लड़की थी, वो कोई बहुत बड़ी इतिहासकार या कोई बहुत बड़ी लेखिका नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी डायरी को इतने सुंदर ढंग से लिखा है कि उसमें उनके व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख भी हैं, उसमें सामाजिक स्थितियाँ भी उन्होंने उस समय की लिखी हैं, उसमें उन्होंने आर्थिक स्थितियाँ लिखी हैं अपने देश की कि क्या चल रहा है, आर्थिक स्थिति क्या है देश की। उसने डचों की नैतिकता के बारे में बात की है, उसने लोगों के सांस्कृतिक जीवन के बारे में बात की है, इसके साथ साथ वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी अपने विचार व्यक्त करती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा है कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष से युद्ध लड़ेगा। अब फिर वो बता रही है 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित हो गए हैं। अब वो कह रही है ये बहुत बड़ा झटका है, खास करके हम जैसे लोगों के लिए जो भूमिगत हैं, जो ज्ञातवास में हैं। अब हम जिन जैसे लोगों के पास अगर 1000 गिल्डर का नोट है तो हम किस तरह से उसको बदलवाने जाएं, बाहर निकलते हैं तो फंस जाते हैं, और साथ साथ में अगर हम ये किसी और से बदलवाते हैं तो उसको भी डिटेल देनी पड़ती है कि ये 1000 गिल्डर का नोट उसके पास किस तरह से आया। और अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि 500 गिल्डर का नोट भी बेकार होने वाला है। तो कह रही हैं कि अभी तो गेज एंड कंपनी के पास 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया, यानी कुछ 1000 के नोट थे लेकिन हमने तो आगे का इनकम टैक्स उसी से ही भर दिया। तो कहती है कि चलो अभी तो हमारी गर्दन पानी के ऊपर ही है। फिर उसके बाद वो मिस्टर डसेल की फिर से वो बात कर रही हैं। वो कहती हैं कि मिस्टर डसेल खुद कायदे कानून नहीं मानते हैं, दूसरों को तो बहुत लंबे लंबे भाषण देती हैं, लेकिन बाहर अभी भी पत्र व्यवहार कर रहे हैं जो हमारे अज्ञातवास के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।
फिर उसके बाद फिर वो हिटलर की बात करती हैं, जो वो रेडियो पर अक्सर रेडियो पर खबरें सुना करती थी, गाने सुना करती थी। तो वो कह रही हैं कि मैंने हिटलर की बातचीत की कि सैनिक किस तरह से उनके साथ बातचीत करके गर्व का अनुभव करते हैं। तो फिर उसके बाद वो देखिए अब हिटलर की बात कर रही हैं और फिर से वो पूरा वो इंटरव्यू जो उन्होंने सुना जस का तस हमें लिख के बता रही हैं। फिर उसके बाद वो मिस्टर डसेल की फिर से बात करती हैं कि उनका साबुन जो है मुझसे गिर गया और मिस्टर डसेल ने पूरा शोर मचा दिया। फिर इसके बाद 23 जनवरी 1944 कह रही हैं कि इधर कुछ दिनों से, क्योंकि देखिए अब इनको टाइम पास करना है, कैसे टाइम पास करेंगे। तो वो कह रही हैं कि मैं आजकल परिवार के वंश वृक्षों और राशि परिवारों की वंशावली में मेरी बहुत रुचि हो गई है। मैं उसके बारे में निरंतर खोजती रहती हूँ। और वो कहती है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में खोजना शुरू करते हैं तो बहुत सारी नई नई चीज़ें भी निकल कर हमारे आगे आती हैं। फिर वो कहती हैं कि मैं अगर अपने स्कूल के काम की बात करूँ तो मैं खूब मेहनत करती हूँ, बीबीसी की होम सर्विस भी समझ सकती हूँ। लेकिन इसके अलावा देखिए मेरा अपना एक शौक़ है, वो शौक़ ये है कि मैं हर रविवार को अपने फ़िल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करती हूँ, उनको देखती हूँ। मिस्टर कुगलर सोमवार को मेरे लिए सिनेमा और थिएटर की पत्रिकाएं लाते हैं। हालांकि मेरे घर के लोग इसको पैसों की बर्बादी मानते हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मुझे सभी कलाकारों के नाम याद है, मैं फ़िल्मों की समीक्षाएं बहुत फराटे से बोलती रहती हूँ। और मेरी माँ इसको अच्छा नहीं मानती है। और ये कहती है, वो कहती है कि जब बेप जो छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ़िल्म देखने जाती है तो मैं उसके मुख्य नायक नायिकाओं के नाम, समीक्षाएं सब बता सकती हूँ। तो माँ जो है इसको कुछ अच्छा नहीं मानती है और वो मुझ पर ये ताने कसती रहती है कि अगर हम यहाँ से छूट जाएंगे तो तुमको तो फिल्में देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमको तो सब कुछ पहले से पता है। फिर वो कहती है कि मुझे हेयर स्टाइल करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर में मुझे फिर इस पर ताने सुनने मिलते हैं। कोई मुझे कहता है तुमने इसकी नकल की है, फ़लाँ हीरोइन की नकल की है, तुम इस तरह से बनाती हो बाल। तो वो कहती हैं कि मैं इन तानों से परेशान होकर उसको खोल देती हूँ। तो ये पूरी किशोरावस्था की इनकी समस्याएं कि हालांकि ये बाकी चीज़ों में अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि ये फिल्में देखती हैं, हेयर स्टाइल बनाती हैं या छोटी पोशाकें डालती हैं, तो इसके वजह से लोग इनके ऊपर ताने कसते हैं। उसके बाद बुधवार 28 जनवरी 1944 फिर वो कह रही हैं कि अभी हमें यहाँ रहते रहते बहुत समय बीत गया, क्योंकि 1942 से देखिए हम इसकी डायरी पढ़ना शुरू किए थे, अब 1944 आ गया है। तो वो कह रही हैं कि हम एक बंद घर में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे पास बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए कुछ भी नहीं है। और अब इतने लंबे समय एक साथ एक ही घर में बंद होते होते हमने एक दूसरे की सारी बातें भी जान ली हैं। कहती हैं कि अगर राजनीति पर बात नहीं हो रही और अच्छे खाने की बात में नहीं हो रही, तो मम्मी और मिसेस वानदान की वही रटी रटाई कहानियाँ हैं जो मैं हज़ारों बार सुन चुकी हूँ। पर हालत ये हो गई है कि जब हम खाने के टेबल पर बैठते हैं तो जब कोई मुंह खोलता है मुझे पता होता है कि ये क्या बोलने वाला है, और चुटकुले की पंच लाइन भी मुझे पता होती है, क्योंकि वही चीज़ें बार बार होती रहती हैं। तो वो कहती हैं कि ये सब चीज़ें मुझे उबाऊ लगती हैं, बोर लगती हैं। अब सुनने सुनाने में कुछ रहा नहीं है, सिर्फ वही बातें बार बार दोहराई जाती हैं। वो कहती हैं कि छोटे बच्चे खासकर एन कभी भी किसी बड़े को टोक नहीं सकते, उसको सही लाइन पर लाने की हिमाकत नहीं कर सकते। वो कहती कई बार ऐसी ऐसी बेसिर पैर की बातें होती हैं मेरे सामने कि अगर मेरी इच्छा भी होती है कि मैं इनको बीच में रोकूं तो मैं रोक नहीं सकती, मुझे ये कहकर चुप करवा दिया जाता है कि तुम छोटी हो। फिर उसके बाद वो कह रही हैं, वो उसके बारे में बता रही हैं कि भले ही हम लोग के लिए बहुत एक भयानक दौर चल रहा है, एक आतंक का समय चल रहा है कि हम अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन ऐसे समय में कुछ अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। वो कहती है कि बहुत सारे अच्छे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग तो युद्ध क्षेत्र में अपना शौर्य दिखा रहे हैं और बहुत सारे अच्छे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ अपना शौर्य दिखा रहे हैं। बहुत हिम्मत के साथ वो उन यहूदी परिवारों की मदद कर रहे हैं चोरी छिपे हुए। अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम लोग के साथ होगा। लेकिन वो कह रही हैं वो इस बात की परवाह ना करके और अपनी जान को हथेली में लेकर भी वो लोग हमारे लिए पत्रिकाएं लेकर आते हैं, दवाइयाँ लेकर आते हैं, जिन बच्चों के बर्थडे होते हैं उनके लिए केक लेकर के आते हैं और हमेशा खुश दिल रहते हैं, दूसरों की जितनी संभव हो सके मदद करते हैं। फिर वो ये कह रही हैं
कि अब तो कुछ अजीब-अजीब कहानियाँ भी सुनने आ रही हैं, क्योंकि युद्ध चलते हुए भी काफ़ी दिन बीत गए हैं। तो अब ये पता चल रहा है कि अब हम लोगों के लिए नए राशन कार्ड जारी किए जाएँगे। तो वो कह रही हैं कि मुझे तो ये भी लगता है कि हम जैसे यहूदियों को पकड़ने की ये उनकी शायद कोई चाल भी हो सकती है। देखिए आगे, बुधवार 29 मार्च 1944 की डायरी का पेज है। कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। अब देखिए, जब एन जब ये बात सुनती हैं रेडियो प्रसारण में, तो वो कल्पनाएं करने लगती हैं और वो कहती हैं कि सोचो किट्टी, ये कितना दिलचस्प होगा कि जब सबको पता चलेगा कि मैं गुप्त एनेक्सी में एक डायरी लिखा करती थी, और लोग, मैं इसका शीर्षक ऐसा रखूँगी कि लोग इसको एक जासूसी कहानी समझेंगे। और जब युद्ध ख़त्म होगा उसके 10 साल बाद लोग कितना हैरान होंगे मेरी डायरी पढ़कर कि हम लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, अज्ञातवास में क्या क्या बातें करते थे। वो कहती है, हालांकि मैं तुम्हें काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन अभी भी तुम मुझे थोड़ा ही जान पाई हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि जब हवाई हमले होते हैं हम कैसा डर जाते हैं। वो ये कहती हैं, और ना ही मैंने तुम्हें ये बताया कि जो लोग अज्ञातवास में छुपे हुए हैं वो कैसी कैसी महामारियों के शिकार हो चुके हैं। बाहर वो निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते, इलाज नहीं करवा सकते, तो अंदर ही अंदर सब क्या चल रहा है तुम्हें कुछ खबर नहीं है। अगर मैं तुम्हें बताने लगूँ तो पूरा दिन बीत जाएगा। लोगों को सब्जियों और ज़रूरत के सामान के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है। वो कहती है कि क्योंकि लंबे समय से देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, तो देश के हालात क्या हो गए हैं। हिटलर जितने भी देश के युवक थे सबको जबरन पकड़ पकड़ कर युद्ध में धकेल रहा था। अब देश में बच गए थे बूढ़े लोग, औरतें और बच्चे, यानी रोज़गार के जो रोज़गार कमाने वाले पुरुष थे वो सब युद्ध में जा चुके थे। तो अब पीछे क्या रह गया था कि सबको अपने पेट की फ़िक्र खुद ही करनी थी। ऐसे में देश में चोरी चकारी बहुत बढ़ गई थी, लूटपाट की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी, और उसी का जिक्र एन कर रही है। वो कहती है कि देश में इतनी ज़्यादा चोरी चकारी हो गई है कि डॉक्टर के फर्स्ट एड बॉक्स तक गायब हो जा रहे हैं। इससे ज़्यादा बुरी हालत क्या होगी। मोटरसाइकिलें चोरी हो गई हैं। डच लोग अंगूठी नहीं पहन सकते, वो भी चोरी हो जाती है। और वो कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे 10-10 8-8 साल के बच्चे घरों की खिड़कियों के अंदर से घुस जाते हैं, और जो भी उनके सामान हाथ लगा वो सब सामान चोरी हो जाता है। बिजली से चलने वाली घड़ियाँ, कपड़े और टाइपराइटरों के लिए, कालीनों के लिए इतने विज्ञापन आते हैं कि पूछो मत। वो कहती है, और सार्वजनिक स्थानों से लोग बिजली की घड़ियाँ जो हैं या बिजली का जो सामान है, जो भी सार्वजनिक चीज़ें मिलती हैं, लोग उतार उतार कर, चुरा चुरा कर लेकर जा रहे हैं। अब वो कह रही है कि डचों की नैतिकता बिल्कुल अच्छी नहीं है। और वो ये भी कहती है कि पता नहीं अब और क्या दिन देखने बाकी हैं। पुरुषों को तो जर्मनी भेज रहा है, बच्चे बीमार हैं या भूख से बेहाल हैं, सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पीटे जूते पहनकर ही काम चला रहे हैं। इसके अलावा वो कहती हैं कि मोची के पास अपनी चप्पल तक हम नहीं दे सकते जुड़वाने के लिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है। वो कह रही है कि खाना इतना ख़राब, यानी चीज़ों का स्तर नीचे गिरता जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो देश की ख़राब होती अर्थव्यवस्था को भी एन बता रही है। देश के अंदर चोरी चकारी, वहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ की आर्थिक स्थिति, लोगों की नैतिक स्थिति, सब के बारे में इसमें एन ने बता दिया। अगली डायरी 11 अप्रैल 1944। ये वो शुरू करती है, गुड फ्राइडे का दिन है, बिल्कुल आराम से ये दिन बीत रहा था। और फिर रविवार दोपहर की बात कर रही हैं कि शाम 4:30 बजे पीटर मुझसे मिलने के लिए आया। फिर हम छत पे चले गए और फिर हम संगीत सुनते रहे बहुत आराम से। और संगीत, वो कहती है कि मेरी आत्मा की गहराइयों में चला जाता है, इसलिए मैं उसको आराम से बैठकर सुकून से सुनती हूँ और उसका आनंद लेती हूँ। फिर वो मिस्टर डसैल के साथ जो छोटी मोटी शरारतें करते थे, कभी उसके कुशन में टूथब्रश घुसेड़ देना, कुशन इधर उधर ले जाना, वो सब अपनी छोटी शरारतों के बारे में बताती हैं। उसके बाद फिर वो बता रही हैं कि हम तो बस मिस्टर डसैल के साथ छोटे छोटे प्रहसन करते हैं और उस पर लोटपोट होते रहते हैं। फिर वो कहती हैं कि अचानक 9:30 बजे पीटर ने हौले से दरवाज़ा खटखटाया और पापा से कहा कि वो ऊपर आएँ। उसको अंग्रेजी के एक वाक्य में दिक्कत आ रही है।
वो कहती हैं कि जब मैंने ये बात सुनी कि वो विशेष रूप से पापा को इसलिए बुला रहा है ऊपर कि उसको अंग्रेजी का वाक्य नहीं आ रहा, तो मुझे तो वो बात सुनते ही लगा कि दाल में कुछ काला है। फिर वो कहती हैं कि वो जिस तरह से वो सारे मर्द यानी मिस्टर वान दान, मिस्टर फ्रैंक, पीटर और मिस्टर डसेल बातें कर रहे थे, वो कह रही हैं मैं तो शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि बात कुछ और ही है। फिर वो कहती कि हम सिर्फ़ ऊपर बैठकर हम सिर्फ़ अपना डरी सहमी औरतें बातें कर सकती थी। इतने में नीचे एक ज़ोर का धमाका हुआ। तो फिर वो कहती है कि इसका मतलब मेरा सोचना बिल्कुल सही था। घड़ी में 9:45 बज रहे थे। सबके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। हम बहुत डर गए थे। देखिए, अब अज्ञातवास में रहते हुए ये पुलिस को भी नहीं बुला सकते अगर ये, क्योंकि इनके घर में सेंधमार आ गए हैं, चोर आ गए हैं चोरी करने के लिए। अब मुश्किल का समय ये था कि अब ये चोरों को पकड़ भी लेते हैं तो पुलिस को नहीं पकड़वा सकते। पुलिस को पकड़वाएंगे तो पुलिस पहले इस परिवार को पकड़ कर ले जाएगी। और सेंधमार भी ये बात समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि ये यहूदी परिवार है और ये छिप कर रह रहा है, इसलिए उनकी हिम्मत भी बढ़ जाती है। तो वो कहती है कि वो सेंधमार हमारे जो बाहर लकड़ी का फट्टा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो अंदर से पापा चिल्लाए पुलिस पुलिस, तो वो थोड़ा सा चले गए, लेकिन फिर वो वापस लौट के आ गए। वो समझ गए कि ये तो खुद ही यहूदी हैं, ये पुलिस को कैसे बुलाएंगे। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि वो अब भूमिकाएं उल्टी हो गई। अब फिर वो और ज़्यादा तेज़ गति से हमारे घर का दरवाज़ा तोड़ने लगे। तो मिस्टर वान दान ने ज़ोर से एक कुल्हाड़ी का वार किया। जैसे कुल्हाड़ी का वार किया तो उसके बाद फिर एक बार सब शांत हो गया और फिर वो जो लोग सेंधमार थे वो वहाँ से जाने लगे। तो वो कहती हैं कि इस तरह से ये बहुत ही सनसनी वाला और बहुत ही आतंक और डर वाला माहौल था कि अगर वो चोर ज़बरदस्ती वो भी हथियार लेकर हमारे घर में घुस जाते तो हमारे पास कोई चारा नहीं था और कोई साधन नहीं था कि हम अपनी रक्षा कैसे करते। उसके बाद मंगलवार 13 जून 1944 अपने जन्मदिन के बारे में बताती हैं कि मेरा एक और जन्मदिन बीत गया। अलग अलग अपने उपहारों के बारे में बता रही हैं कि मुझे बहुत सारे अलग अलग उपहार मिले। फिर वो कह रही हैं कि कल चर्चिल, स्मर्ट्स, आइजनहावर और आर्नोल्ड उन फ्रांसीसी गाँवों में गए जहाँ पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में उनको मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टॉर्पीडो नाव में थे जिससे तटों पर गोलाबारी की जाती है। वो कहती हैं कि चर्चिल को नहीं पता कि डर किस चिड़िया का नाम है, वो जन्मजात बहादुर है। फिर वो ये कह रही हैं कि हाँ, एनेक्सी में रहते रहते पता नहीं बाहर डच लोग किस तरह से सोचते हैं, क्या उनके विचार चल रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं उनके अलग तर्क हैं। वो ये सोचते हैं कि ब्रिटिश लोगों को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हॉलैंड को आज़ाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आज़ाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में नहीं रुकना चाहिए। फिर वो कह रही हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जितने भी देश हैं वहाँ पर जाकर ये लोग हाथ जोड़े, माफ़ी मांगे और लूटे पीटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएं। फिर एन कहती है कि मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है। वो कहती हैं कि ऐसे मूर्खों को तो मुझे लगता है कि इनकी दिमाग की अच्छे से मरम्मत होनी चाहिए। वो सभी डच लोग जो ब्रिटिश सरकार को हिकारत से देखते हैं वह उसकी खिल्ली भी उड़ाते हैं और उसके बावजूद जर्मनों से भी नफ़रत करते हैं। वो अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है। और वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है उनके दिमागों में जंग लग गया है, इससे उनके मरम्मत करने से उनके दिमाग खुल जाएंगे और उनमें जोश आ जाएगा। फिर वो अपने देखिए यहाँ पर वो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते करते और ब्रिटिश सरकार, जर्मन और इन सब डचों के बारे में बात करते करते फिर अपने व्यक्तिगत जीवन पे आ जाती हैं और कहती हैं कि हर वक्त जो मुझे मेरे दिमाग में बस वही इच्छाएं, विचार, आरोप प्रत्यारोप, डांट फटकार, बस यही चक्कर काटते रहते हैं कि मुझे कितना डांटा जाता है घर में। लोग समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ, पर वास्तव में वैसी घमंडी नहीं हूँ। वो कहती है कि मैं और लोगों की बजाय अपनी कमियों को बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ। फिर वो कहती हैं कि क्या जिन लोगों को ये लगता है कि मैं अक्खड़ हूँ, वो लोग क्या खुद अक्खड़ नहीं है, जो मुझे हमेशा ही किसी न किसी तरह के आरोप मुझ पर लगाते रहते हैं।
फिर वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि मिसेस वांदान और मिस्टर डसेल ये भी सबसे बड़े मूर्खाधिराज हैं। ये वो कहती हैं कि मूर्ख लोगों को आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर सकते कि उनसे ज़्यादा कोई अच्छा काम करे। और वो कहती हैं कि ये ऐसे मूर्ख हैं जिनके आगे कोई विशेषण लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही विशेषण है मूर्ख इनके लिए। वो कहती हैं मिसेस वांदान मुझे अक्खड़ समझती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं, क्योंकि उनकी खुद की पोशाकें छोटी हैं, और वो उन विषयों के बारे में इतना ज़्यादा बोलती है जिन विषयों के बारे में उनको खाक भी नहीं पता है। फिर वो ये कहती है कि माँ मुझे उनकी बातों में आकर खूब धिक्कारती है, खूब सलाहें देती है। फिर वो कहती है कि सच में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता। ये वाक़या मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया है। कहती है कई बार मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतने गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई आए और मुझसे कहे और मुझे इन सब से उबार ले। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफ़सोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला, इसके लिए तलाश जारी रहेगी। अब यहाँ पर फिर वो पीटर के बारे में भी संकेत कर रही हैं। वो कहती हैं कि किट्टी तुम पीटर के बारे में सोच रही हो ना, कि पीटर मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मैं भी पीटर की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। वो मुझे गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह स्नेह करता है, और मैं उसके प्रेम में दीवानी हो गई हूँ। और अगर मैं उसको 1-2 दिन ना देखूँ तो मेरी हालत भी ख़राब हो जाती है। लेकिन वो कहती है कि हाँ पीटर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं उससे भी असहमत हूँ। धर्म के बारे में जिस तरह की नफ़रत उसके मन में है, या खाने को लेकर जिस तरह की वो बातें करता रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। इस तरह वो कहती है कि पीटर बहुत ही इंट्रोवर्ट है, बहुत ही गुन्ना है। वो कई बार वो बातें भी नहीं कहता जो उसको कहनी चाहिए, और वो कहती है कि पीटर को उसकी माँ भी जो बातें नहीं कह सकती, जो हिम्मत नहीं होती उसकी माँ की, मैं वो कह लेती हूँ। मैं इतनी अच्छी दोस्त हूँ, पीटर मेरी बातें सुनता भी है। वो एक शांत व्यक्ति है, सहनशील है, आत्मीय है। हमने वादा किया है कि हम कभी नहीं झगड़ेंगे और इस बात पर हमेशा टिके रहेंगे। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा अंतर्मुखी है कि कभी-कभी वो मुझे भी नहीं झाँकने देता, मुझे भी अपना सही तरीका नहीं बताता कि उसके मन में क्या चल रही है। तो वो कहती है कि भले ही हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे मित्र हैं, लेकिन कोई एक ऐसी शक्ति है जो कई बार हम दोनों को विपरीत दिशा में भी खींचती है। फिर उसके बाद वो अपने प्रकृति प्रेम के बारे में बात कर रही हैं। वो कहती हैं कि मुझे सच में प्रकृति के लिए मैं पागल हुई जा रही हूँ। मैं कब वो समय आएगा जब मैं नीले आसमान को देखूँगी, पंछियों के चहचहाने की आवाज़ सुनूँगी, चाँदनी को देखूँगी, खिलती हुई कलियों को। वो कहती कि कई मेरे जैसे लोग जो अज्ञातवास में बंद हैं, कई लोग जो जेलों में बंद हैं, कई लोग जो अस्पतालों में बेड पर लेटे हैं, वो उस दिन का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब सब ठीक हो जाएगा, वो बाहर निकलेंगे और प्रकृति के सानिध्य में आ जाएंगे। वो कहती है कि एक दिन मैं ऊपर चली गई थी और तेज़ हवा चल रही थी। उस दिन बरसात की रात थी, बादलों और चाँद की लुका छिपी चल रही थी। सारे नज़ारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर वो कहती है कि उस रात के बाद हर रात मैं प्रकृति से साक्षात करने की मेरी चाह बढ़ती चली जा रही है। लेकिन वो कहती है कि इस तरह से जब खिड़कियाँ ये गंदी खिड़की और मैले पर्दों के बीच में से जब मुझे प्रकृति देखनी पड़ती है, तो उसका सारा आनंद ही गायब हो जाता है। मैं चाहती हूँ मैं खुले वातावरण में जाकर प्रकृति का आनंद लूँ। फिर उसके बाद वो औरतों के मानवाधिकारों की बात करती हुई दिखाई देती हैं। वो कहती हैं कि एक सवाल मुझे हमेशा परेशान करता रहता है कि औरतों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है। समाज में उसको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। वो एन कह रही है, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी मौत के खिलाफ मनुष्य, उसमें मैंने पढ़ा कि एक सैनिक को जब वो बहुत भयानक युद्ध लड़ता है, उस समय पे जिस पीड़ा और यंत्रणा से गुज़रना पड़ता है, बिल्कुल वही पीड़ा, यंत्रणा, तकलीफ़ एक औरत को तब होती है जब वो बच्चे को जन्म देती है। अब उस युद्ध में जब वो सैनिक इतनी यंत्रणाओं से गुज़रता है, तो उसके शौर्य के लिए उसको मेडल मिलता है, समाज में उसका सम्मान बढ़ता है, वाहवाही होती है। लेकिन उतनी ही बराबर यंत्रणा में से गुज़रने के बाद जब एक औरत बच्चे को जन्म दे देती है, ना उसको कोई मेडल मिलता है, ना समाज उसको सम्मान से देखता है,
उसके इस कार्य की कहीं पर कोई गिनती नहीं होती है, बल्कि उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है और वो एक तरफ धकिया दी जाती है। वो ये नहीं कह रही कि औरतों को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, पर वो ये कह रही है कि जो शक्ति प्रजनन की प्रकृति ने औरत को दी है, तो उस शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार भी उसी का होना चाहिए, निर्णय भी उसी को लेना चाहिए कि कब उसको शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं या नहीं, और अगर करने हैं तो कितने बच्चे पैदा करने हैं। ये सारे अधिकार पुरुषों के पास नहीं होने चाहिए, ये अधिकार केवल औरत के पास होना चाहिए। और अगर पुरुष ये अधिकार ले रहा है तो ये औरतों के मानवाधिकारों का उल्लंघन तो है ही है, साथ साथ में जनसंख्या वृद्धि की समस्या को भी बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पर एन ऐसी बातें इसलिए कह रही है क्योंकि हिटलर ने भी नीति बना दी थी। वो चाहता था कि जर्मनी में शुद्ध जर्मनों की जनसंख्या में वृद्धि हो। इसके लिए उसने कानून बनाया था कि 12 बच्चों के पैदा होने पर गोल्ड मेडल मिलेगा और 8 बच्चों के पैदा होने पर एक और सिल्वर या उससे कम होने पर ब्रोंज़। तो वो मेडल सिर्फ मेडल ही नहीं होते थे, बल्कि बहुत सारी सुविधाएं होती थी। तो उस समय पर लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने का एक जुनून आ गया था, क्योंकि वो सारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते थे। ऐसे में एन कहती हैं कि औरत पिस जाती थी, उसको ये फ़ैसला ही नहीं लेने दिया जाता था कि क्या वो बच्चे पैदा करना भी चाहती है या नहीं। पुरुष अपनी मनमानी करते रहते थे। तो वो यही कह रही है कि जहाँ पर अब हम जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ जन्म अनिवार्य और न टाला जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। लेकिन वो कहती है कि अब पुरुषों के लिए सिर्फ इसके बारे में बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन जो औरतें इसको झेल रही हैं उनसे इस तकलीफ़ के बारे में पूछिए। और वो साथ ही साथ में अंत में ये विश्वास भी जता रही हैं कि आने वाले समय में शायद मान्यताएं बदल जाएंगी और औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी, और वो सब औरतें जो बिना उफ़ किए हुए लंबे चौड़े बखानों के साथ ये तकलीफ़ें सहती हैं, उनको समाज सम्मान, आदर और श्रद्धा के भाव के साथ देखेगा। तुम्हारी एन फ्रैंक। तो ये पाठ हमारा यहाँ पूरा हो जाता है। यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इलिया इहर्नबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। देखिए, इलिया इहर्नबुर्ग ने बिल्कुल सही कहा था। एन फ्रैंक कोई बहुत बड़ी संत नहीं थी, कोई इतिहासकार नहीं थी, कोई लेखिका नहीं थी। ये एक साधारण सी लड़की थी जिसने अपनी एक डायरी लिखी, और ये डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली डायरियों में से एक बनी। इसका कारण ये था कि इसमें उन 60 लाख यहूदियों के दुख, पीड़ा और यंत्रणा का वर्णन था जिनको हिटलर के शासनकाल में विभिन्न प्रकार की यंत्रणाएं दी गई। ये युद्ध की विभीषिका को दर्शाती है और साथ ही साथ उस दुख, उस आतंक, उस भय को भी दर्शाती है जो उस समय यहूदी सहन करने के लिए मजबूर थे। उनकी जनसंख्या 60 लाख थी, लेकिन किसी में भी विरोध करने का साहस नहीं था। एन फ्रैंक जो केवल 13 साल की थी, उसने नाजियों की क्रूरता का वर्णन किया। तो इस डायरी से ही हमें पता चलता है उन 60 लाख लोगों को, जिन निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा गया, यहाँ पर उनकी आवाज़ जो बनी वो एन फ्रैंक की डायरी बनी, जिसमें से हमें पता चला कि उस समय पर कैसे इन लोगों के जीवन को नर्क बना दिया गया था, कैसे इन लोगों को, निर्दोष लोगों को यातना घरों में ले जाया जाता था, गैस चैम्बरों में ले जाया जाता था, क्योंकि उस वक्त का कोई और लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, सिर्फ यही डायरी उन लोगों की आवाज़ है। अगला क्वेश्चन, काश कोई तो ऐसा होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? एन की डायरी से ही पता चलता है कि एन एक साधारण लड़की थी, वो अपने आप से बातें करती थी, उसको समझने वाला कोई नहीं था। मार्गरेट अपने ही कामों में व्यस्त रहती थी, पापा अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते थे, माँ मिसेस वान दान और मिस्टर डसेल के कहने पर उसको डांटती थी, उसको लंबे लंबे भाषण देती थी। तो एन को हमेशा ये लगता था कि कोई ऐसा नहीं है जो उसको समझता हो। जहाँ तक पीटर की बात है, पीटर के बारे में भी उसने कहा कि वो बहुत अंतर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति था।
वो कई चीज़ों में उसकी सोच पीटर के साथ मेल नहीं खाती थी। तो वो जब भी अपनी बात कहना किसी को कहने की कोशिश करती थी, घर में सबसे छोटा होने के नाते उसे चुप करा दिया जाता था। उसकी बात को टोका जाता था या फिर उसको लंबे भाषण पिलाए जाते थे। तो एन ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए इस डायरी का सहारा लिया, ताकि कोई उसकी बातों को सुने, समझे और उसकी बातों को टोके नहीं, उसको लंबे भाषण नहीं पिलाए। तीसरा क्वेश्चन, प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या ना करें, अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तिगत विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढें। एन की डायरी में तात्कालिक समाज में जो औरत और पुरुषों के बीच में जो असमानता थी, समाज ने औरतों पर जिस तरह के अत्याचार शुरू से ही किए, उसके खिलाफ विरोध का स्वर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि औरत को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। औरतें सिर्फ घर का काम करती रहती हैं और उस काम के पीछे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता है। औरतों को शिक्षा नहीं दी जाती है, उनको बहुत सारे कष्टों को सहन करना पड़ता है। उसने एक सैनिक के साथ औरत की तुलना करते हुए कहा कि सैनिक को तो उस पीड़ा और यंत्रणा के बदले में समाज में बहुत सम्मान, मेडल मिलता है, लेकिन औरतों को उसी पीड़ा और यंत्रणा को सहन करने के लिए कोई सम्मान नहीं मिलता, उसकी तरफ किसी का ध्यान तक नहीं जाता। और वो कहती है कि प्रकृति ने प्रजनन की जो शक्ति है वो औरत को दी है, इसलिए निर्णय लेने का अधिकार भी औरत को पैदा होना चाहिए, निर्णय लेने का अधिकार भी औरत के पास ही होना चाहिए कि बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने, और करने हैं तो कितने बच्चे पैदा करने हैं और कब करने हैं। अगला क्वेश्चन, एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है, तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का अंतर मिट गया है। इस कथन पर अपने विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त करें। तो एन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज तो है ही। यहाँ पर हम इस डायरी में देखते हैं जहाँ पर उसका अपना निजी जीवन है, अपने जीवन के उसके सुख दुख हैं, उसकी भावनात्मक उथल पुथल है। वहाँ पर यहूदी समाज पर होने वाले अत्याचार भी हैं, डचों की नैतिकता भी है, समाज के अंदर बढ़ती हुई चोरी चकारी लूटपाट भी है, राष्ट्रीय घटनाक्रम भी है, हिटलर की तानाशाही नीतियाँ भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में द्वितीय विश्व युद्ध में क्या चल रहा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल का भी जिक्र है। तो इसकी डायरी में हमें सब कुछ मिलता है। किशोरावस्था की समस्याएं, निजी जीवन के दुख, जिसको उसके खुद परिवार के सदस्य भी नहीं समझ पा रहे, उसको घमंडी और अक्खड़ मान रहे हैं, वो सारी बातें, और अपने समाज, अपने आसपास के जनजीवन, सभी को एन ने बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त किया है। अतः हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। लास्ट क्वेश्चन, एन ने अपनी डायरी किट्टी, एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस की होगी। देखिए, एन एक 13 साल की लड़की थी, उसको किसी ऐसे साथी की ज़रूरत थी जिससे वो अपने मन की बात कह सके। और जब भी वो अपने मन की बात किसी को कहने की कोशिश करती थी, पहले लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि लोगों के विचार कुछ अलग थे, एन कुछ अलग तरह से सोचती थी। तो उसको परंपरा के नाम पर चुप करवा दिया जाता था, छोटे होने के नाम पर चुप करवा दिया जाता था, तुम्हें समझ नहीं है इस नाम पर चुप करवा दिया जाता था। उसकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता था, उसको टोक दिया जाता था। फिर भी अगर वो बोलती थी तो माँ को शिकायत करके उसको खूब धिक्कारा जाता था। तो एन ने अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का एक सुंदर तरीका निकाला, और वो ये कि वो अपनी डायरी, अपनी एक डॉल, अपनी निर्जीव गुड़िया किट्टी को संबोधित करती रही। पीटर हालांकि उसका अच्छा दोस्त था, पीटर से वो प्यार भी करती थी, लेकिन पीटर ने कभी भी उसके मन की बात जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए एन भीतर ही भीतर अपने आप को अकेला समझती थी, और मन की गहराइयों में बसे इस अकेलेपन को दूर करने के लिए एन ने इस डायरी का सहारा लिया और अपनी भावनाओं को डायरी में व्यक्त किया। तो ये हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं। गूगल क्लास में इसकी वर्कशीट डाली गई है, आप इसके प्रश्न उत्तर और वर्कशीट पूरी कर लें।
और अगर हो सके, अगर संभव है तो एन की जो अनुदित डायरी है वो आपको इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, उसके बारे में पढ़ें। ये काफ़ी रोचक भी है और ज्ञानप्रद भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आपको बहुत कुछ, और यहूदियों के बारे में ख़ास करके बहुत कुछ जानने को आपको इस डायरी में मिलेगा। धन्यवाद।